हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन जो आपके टॉपिक दे रखा है ना आर एस प्री में कंप्यूटर साथ में सूचना प्रौद्योगिकी दे रखा है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जो कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है, इससे आपको 2 से 3 सवाल कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन 2 सवाल तो ही आते हैं। और ये फ्री फोकट के नंबर हैं, सीधी सी बात ये आ जाती है। वैसे देखा जाए ना तो जैसे इनपुट आउटपुट हो गया वगैरह वगैरह, ये कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। आपसे पूछे जाएंगे थोड़ा सा ऊंचे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी जो कोशिश रहेगी वो आपका जो इतना भी कंटेंट आपके साथ में मैं प्रस्तुत करूँगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है कंप्यूटर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसको बोला जाता है, वैसे तो एफओसी बोला जाता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो कंप्यूटर हो तो उस कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, ठीक है। और आगे बात करें तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है, वो 2 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है। गलत इनपुट से प्रोग्राम आने वाली जो गलती होता है उसको गीगो कहा जाता है, और गीगो की जो फुल फॉर्म होती है उसको गार्बेज इन गार्बेज आउट के नाम से जाना जाता है। गलत किया गलत ही मिलता है इसमें, ठीक है। एक शब्द और आपको देखने को मिलेगा, डेटा। डेटा क्या होता है? देखो, रो फैक्ट होता है ना, उसको डेटा कह सकते हो। अब ये रो फैक्ट क्या होता है, फिर कबाड़ क्या होता है? देखो, सीधी सी बात आ जाती है। मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ तो 10 ये सब पता थोड़ी है, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ए बी लिख दिया। ये कोई कोड है या फिर कोई नंबर है या कोई अल्फ़ाबेट है, ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो ये एक कबाड़ है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा के अंदर से 10 रुपये हैं, नंबर हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी हैं कोई पता नहीं है। तो ये एक डेटा है, लेकिन ये कबाड़ के रूप में आ जाता है, या फिर बोल सकते हो रो फैक्ट है, ठीक है। बाद में बनता है एक इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? उपयोगी होती है या फिर सूचना इसको बोला जाता है। जो आपने क्या किया, डेटा को जमा दिया। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लगाया, रुपये का साइन लगा दिया, और यहाँ पर ये पता चलने लग गया कि ये चीज़ 10 रुपये है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपका जो डेटा है उसको आपने ऑर्गेनाइज रूप में अगर जमा दिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, या फिर बोल सकते हो हिंदी के अंदर कबाड़ का सही उपयोग ही सूचना हो जाती है। अब बात करते हैं आगे। मैन रूप से जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर से इनपुट आउटपुट होता है, सीपीयू होता है, ठीक है, और मास स्टोरेज होता है, मेमोरी होता है। मेमोरी से सवाल 100% आएगा आपके आर एस प्री में। आगे एक और नाम आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? आदेश को बोला जाता है। जैसे यूजर द्वारा कंप्यूटर को उसकी भाषा में दिए जाने वाला जो आदेश होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो 3 टाइप से बनता है इसका, याद रखना, ठीक है। अब एक नाम और आता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम उसको कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको प्रोग्राम कहते हैं। एक और नाम आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम को अपन प्रोग्राम के नाम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर होता है वो एक फिजिकली एलिमेंट होता है। हार्डवेयर की डेफिनेशन बात करें तो इसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उनको हार्डवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप उस पर काम कर सकते हो और उसको देख नहीं सकते, मतलब फिजिकली रूप से आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है। या फिर इसकी जो कंप्यूटर की भाषा के अंदर से बात करें तो सेट ऑफ प्रोग्राम को अपन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है गाइज। एक और नाम आता है ओवरलैप प्रोसेसिंग। ओवरलैप प्रोसेसिंग क्या होता है? यूज़र एक साथ बहुत सारे काम करता है, उसे ओवरलैप प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा शब्द आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर किसको कहते हैं? इनपुट आउटपुट के बीच जो चीज़ होती है उसको कहा जाता है। और ये सारा का सारा काम कहाँ पर होगा? ये फ्लैश रूम में रहता है, ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं। एक नाम आता है लाइववेयर। लाइववेयर उसको कहते हैं कि कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल किसी आईटी में काम करता है, उसको बोलते हैं। एक आता है पीपल वेयर। पीपल वेयर उसको कहते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम को खुद को बनाता है, अगर कोई प्रोग्राम को खुद बनाता है और खुद ही उसके ऊपर से मेंटेन का काम करता है, उसको पीपल वेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आपने देखी। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर किस प्रकार से बना वगैरह वगैरह। वैसे देखा जाए ना तो ये जो हिस्ट्री है ये पढ़ना बेफालतू है। क्यों है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, ना तो पटवार में आता है ना ग्राम सेवक में आता है। यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर होता है ना, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सवाल आते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो जो स्टार्टिंग के जो कुछ रहते हैं एफओसी के अंदर से, तो उससे क्वेश्चन बहुत कम बार बनते हैं। फिर भी अगर किसी भाई को पढ़ना हो तो मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, इसमें सारा कंटेंट शॉर्ट रूप में लिखा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो,
सारी की सारी हिस्ट्री में बताया गया है कि कब बनाया गया था, कौन सा कंप्यूटर कब आया वगैरह वगैरह, वो देखते हैं। अब बात करते हैं जनरेशन। जनरेशन है या फिर इनको बोल सकते हो हिंदी के अंदर से कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी आती है वो 1946 से 1956 में आती है और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। किसका यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। इसमें जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था। इसके अंदर से बात करें तो इस जो स्पीड होती थी वो 10⁻³ होती थी। इसके अंदर से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो बैच प्रोसेसिंग के ऊपर काम करता था। आगे बात की जाए तो इनपुट आउटपुट के अंदर से फर्स्ट जनरेशन के अंदर से जैसे पंच कार्ड हो गए, ये मतलब इसमें लो लेवल का काम किया जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन आती है। वैसे देखा जाए तो ये और लिख सकते हो, देखो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि पहले जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा होता है। जिस भी कंप्यूटर के अंत में AC आएगा ना वो पहली पीढ़ी का होगा। जैसे ENI AC हो गया, AD VAC हो गया, UNI VAC हो गया, ED SAC हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आ जाते हैं। चलते हैं दूसरी पीढ़ी की तरफ। दूसरी पीढ़ी का जो टाइम चलता है वो 1956 से 1963 के मध्य आता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर आ चुका था दूसरी पीढ़ी में। इसकी जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकंड में चली गई थी। यहाँ पर जो मेमोरी यूज होती थी वो मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। ठीक है। आगे बात करें तो इसमें इनपुट आउटपुट था वो पंच कार्ड का यूज होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम था वो टाइम शेयरिंग था। लैंग्वेज बात करें तो दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। ठीक है। और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो देखो IBM 1401 आ जाता है, 1620, 7094, NCR 304, CDC, ये वगैरह वगैरह पूछ सकता है। आगे बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के बाद में आता है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी का जो समय चलता है वो 1964 से 1971 के मध्य चलता है। यहाँ पर जो हार्डवेयर यूज होता था वो याद रखना IC यूज होने लग गई थी। यहाँ पर पहले वाले में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर आ गया। तीसरे वाले में IC आ गया। IC बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है। मेमोरी के बारे में बात करें तो इसमें मैग्नेटिक कोर का यूज होता था। स्पीड के बारे में चर्चा करें तो नैनो सेकंड इसमें स्पीड आ जाती है। इनपुट आउटपुट बात करें तो कीबोर्ड का यूज़ तीसरी पीढ़ी में होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर जो लैंग्वेज थी या फिर भाषा थी वो हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है। जैसे बेसिक अगे और पास्कल इसका यूज होता है। एक और याद रखना, तीसरी जो पीढ़ी है इस तीसरी पीढ़ी के अंदर से RTOS है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। अब चलते हैं अपन चौथी पीढ़ी की तरफ। चौथी पीढ़ी ये आ जाती है। चौथी पीढ़ी के अंदर से हार्डवेयर था ना वो VLSI का यूज होता था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। मेमोरी बात करें तो विंचेस्टर यूज होती है। इनपुट आउटपुट बात करें तो कीबोर्ड का यूज होता है। स्पीड थी वो पिको सेकंड में थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम था वो टाइम शेयरिंग का यूज होता था या फिर रियल टाइम का यूज होता है। लैंग्वेज इसमें हाई लेवल लैंग्वेज होने लग जाती है जैसे C++, SQL, या सारी वगैरह वगैरह। ठीक है। और चौथी पीढ़ी के अंदर से लेन आता है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसका यूज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में बात करें तो IBM 4391 आ जाता है, DEC 10 आ जाता है, स्टार भी, Apple 11, ये सारे के सारे चौथी पीढ़ी के हैं। अब चलते हैं पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी में जो हार्डवेयर यूज होता है वो ULSI का होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्पीड थी वो पिको सेकंड में थी। अभी जो वर्तमान में चल रहा है AI का ज़माना है वो चल रहा है। यहाँ पर इसकी जो भाषा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आ जाती है। ठीक है। और इसका OS बात करें तो KIPS आ जाता है। मेमोरी बात करें तो HDD आ जाता है। CD और DVD का यूज होता है। तो ये थी गाइज कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है तो उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक का एनालॉग आता है, दूसरा डिजिटल आता है और तीसरा हाइब्रिड आ जाता है। डिजिटल के बारे में बात करें तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर के अंदर इसको बांटा जाता है। एनालॉग बात करते हैं। एनालॉग ही होता क्या होता है? ये फिजिकली क्वांटिटी को मापते हैं। जैसे तापमान हो गया, स्पीड हो गई, चाल हो गई, इनको मापा जाता है। ठीक है। ये सिंबल भाषा का यूज़ करते हैं। जैसे वोल्टमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर के अंदर से शामिल किए जाते हैं। बात करें डिजिटल के अंदर से तो डिजिटल में 0 और 1 का पर काम होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप आ जाते हैं। हाइब्रिड के बारे में बात करें तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। किस किस का? एनालॉग का और डिजिटल दोनों का। और इनका जो यूज होता है वो हॉस्पिटल में, पेट्रोल पंप पर किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। आगे बात करते हैं
इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मिनी कंप्यूटर के बारे में, मेन फ्रेम के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं जो अपना टॉपिक है उसी के बारे में। पहला याद आता है, देखो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे स्पीड आ गई, ठीक है, ऑटोमेशन आ गया या फिर ऑटोमेटिक आ जाता है, एक्यूरेसी आ जाता है, डिलीजेंसी आ जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर की। अब बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी से एक क्वेश्चन 100% आएगा, अभी से इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना गाइज। बात करें मेमोरी के बारे में, तो देखो मेमोरी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर लेता हूँ, जिससे आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवाई जाए तो वो दिखती रहे। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी यह एक कंप्यूटर का संग्रहण होता है, सीधी सी बात है। सारी की सारी जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो इसके अंदर से होती हैं। इसमें डेटा को स्टोर करता है। और कंप्यूटर के अंदर से बात करें तो कंप्यूटर की मेमो को यूनिट में मेजर किया जाता है। अब बात करें, देखो एक तो यूनिट स्टैंड आता है, एक बाइनरी डिजिट के रूप में इसको किया जाता है। आगे बात करें तो सिंगल बिट होती है ना, सिंगल बिट को फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करता है। ऐसे सवाल 100% आएंगे। दूसरा बात करें तो 2 या 2 से अधिक फ्लिप फ्लॉप को मिला दिया जाता है तो एक रजिस्टर का निर्माण होता है। और सबसे तेज़ जो मेमोरी है वो रजिस्टर आ जाती है, फिर कैश मेमोरी आ जाती है। और सबसे महंगी भी है, याद रखना। और सबसे जो धीमी मेमोरी है वो आ जाती है, कौन सी गाइज, वो आ जाती है मैग्नेटिक ड्रम डिस्क वाली। अब देखते हैं, देखो इस डायग्राम के अंदर से सबसे जो महंगी है वो रजिस्टर है, ठीक है। सबसे फास्ट भी यही आती है, और इसका जो मापन किया जाता है वो बाइट में किया जाता है। दूसरा बात करते हैं कैश मेमोरी। ये KB में होता है, ये इससे थोड़ी सी सस्ती होती है, लेकिन इसकी स्पीड है वो थोड़ी कम देखने को मिल जाती है। बाद में आता है मेन मेमोरी और USB, फ्लैश, SSD। इनका जो मापन होता है वो GB में किया जाता है, गीगा पर बाइट के अंदर से। बाद में मैग्नेटिक टेप आते हैं जिनको योटा बाइट के अंदर से किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखो मेमोरी यूनिट के बारे में किस प्रकार से डिवाइजन किया जाता है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इनसे एक सवाल 100% बन जाता है। सबसे पहले बात करें तो बाइनरी नंबर आता है जिसको बिट बोला जाता है, ठीक है। बिट के अंदर से बात करें तो 0 और 1 में इसको मेजर किया जाता है। फिर बात करते हैं निब्बल आता है। निब्बल होता है ना, वो एक निब्बल किसके बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होता है। और बात करें तो दूसरा जाता है बाइट। बाइट है वो 8 बिट के रूप में यूज होता है। एक बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट का, ठीक है। बाद में बात करते हैं KB, किलो बाइट इसको कहा जाता है। किलो बाइट किसके बराबर होता है, यूनिट के अंदर से बात करें तो 1024 बाइट के बराबर होता है, उसको 1 KB बोला जाता है, या फिर 2 की पावर 10 या फिर 10 की पावर 3 के रूप में इसको मेज़र किया जाता है। फिर आता है MB। MB बात करें तो 1024 KB आता है, 1024 किलो बाइट आ जाता है, और इसको 1 MB बोला जाता है। फिर MB के बाद में आता है कौन सा, 1 GB आता है। 1 GB किसके बराबर होता है, 1024 MB मिलकर 1 GB का निर्माण करते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हो 2 की पावर 30 या फिर 10 की पावर 9 के नाम से इसको जाना जाता है। GB के बाद में आता है टेराबाइट। 1 टेराबाइट कितना मिलकर मिलेगा, 1024 GB मिलकर 1 TB का निर्माण करते हैं। 1 टेराबाइट के बाद में बात करें तो आ जाता है, फिर आता है पेटा। पेटाबाइट के अंदर से 1024 TB मिलकर निर्माण करते हैं। पेटा के बाद में बात करें तो एक और आ जाता है एक्स्ट्रा बाइट आ जाता है। फिर आता है कौन सा, जेटा आ गया। जेटा के बाद में कौन सा आता है, योटा आ गया। योटा के बाद में बात करें तो ब्रंटो आ गया, और ब्रंटो के बाद में ईगो ये के नाम से इसको जाना जाता है। ये सारे के सारे आप याद रख लेना। वैसे बात की जाए तो आपके जो एग्जाम में अंदर जो पूछेगा सवाल, वो यहाँ तक ही सवाल पूछेगा, बस इससे ऊपर नहीं पूछेगा ज़्यादा। अब बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी को अपन क्या करेंगे, 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें तो आपको रैम और रोम देखने को मिल जाएंगे। रैम में बात करें तो SRAM और DRAM मिलेंगे। रोम में बात करें तो PROM, EPROM और EEPROM आ जाता है। एक फ्लैश मेमोरी आ जाता है। ये सारे के सारे आपको प्राइमरी मेमोरी में मिलेंगे। फिर बात करते हैं दूसरा सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपको सेकेंडरी मेमोरी में देखने को मिल जाते हैं। एक और आता है सूडो रैंडम एक्सेस के नाम से इसको जाना जाता है। मैग्नेटिक स्टोरेज जिसको SSD बोला जाता है। एक ऑप्टिकल स्टोरेज बोला जाता है जिसमें से CD और DVD को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप का जो कलेक्शन होता है, समूह होता है, उसको आप रजिस्टर कह सकते हो। और CPU में रजिस्टर होता है,
और सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर को माना जाता है। यह कुछ जगह पर ही स्टोर काम करता है, कुछ ही जगह स्टोर करता है, ज़्यादा का नहीं करता है। इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो 8 बिट से लेकर 64 बिट तक की होती है, ठीक है। और जो रजिस्टर के अंदर से जो मेमोरी स्टोरेज होगा वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होता है। और रजिस्टर का जो अगर नेचर बात करें, इसकी प्रकृति नॉन वोलेटाइल के रूप में जानी जाती है और ये सीपीयू फैमिली का सदस्य होता है रजिस्टर। अब बात करते हैं किस प्रकार से काम करता है। इसको देखो DEFS पर काम करता है, जो भी सबसे पहले डिकोड होगा, फिर फेच होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टोर के रूप में काम हो जाता है। अब बात करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर मुख्य रूप से आपको 8 प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना है इसके बारे में। आगे बात करते हैं, देखो प्राइमरी मेमोरी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर एक ये और देख लो, फिर कैश मेमोरी क्या होती है। यह ब्रिज के रूप में काम करती है और वो इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या बोलती है, वोलेटाइल प्रकृति इसकी देखी जाती है। और मान बात करें तो ये प्राइमरी कैटेगरी में रखा जाता है कि जिसमें से देखो क्या क्या होता है, केस हिट होता है, केस मिस होता है, वगैरह वगैरह। ये पेज फॉल्ट और पेज टेबल के रूप में काम में होता है, ये आपके काम की नहीं है। वैसे देखा जाए तो केस मेमोरी के 3 लेवल आपको देखने को मिल जाते हैं। मेन रूप से बात करें तो प्राइमरी मेमोरी की तरफ अपन चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में अपने बांटा था रैम के बारे में, तो एस रैम, डी रैम, SSD रैम आ जाता है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 आ जाता है। रोम में बात करें तो पी रोम, पी रोम आ जाता है, एक EEP रोम आ जाता है। इसको इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं रैम के बारे में। देखो किस प्रकार से 1968 में इसको बनाया जाता है। इसकी स्पीड होती है वो हर्ट्ज में होती है। इसका काम जो होता है वो करंट के मामले देखने का होता है रैम का, ठीक है। एस रैम के बारे में बात करें तो एस रैम क्या होता है, इसको रेफरेंस जो है ना, रिफ्रेश की जो नीड होती है बहुत कम देखने को मिलती है। कैश मेमोरी बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं एस रैम का, याद रखना। और इसमें डेटा स्टोर के लिए 6 जो ट्रांजैक्शन लगे होते हैं। बिजली जाने पर डाटा इसके अंदर से उड़ जाता है, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति होती है वोलेटाइल हो जाती है। आगे बात करते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम होता है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। इसमें से कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों का यूज होता है। प्रकृति इसकी वोलेटाइल देखने को मिल जाती है। आगे बात करें SDRM के बारे में, तो इसका अंदर से क्या होता है, ये DRM का ही भाग माना जाता है और ये CPU की नीड होती है इसमें, और तब ये यूज़ होता है। और इनके टाइपों के बारे में देख सकते हो। SDRM के बारे में DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 हो जाते हैं। आगे बात करते हैं बफर मेमोरी के बारे में। बफर मेमोरी क्या होता है, देखो यह मेन मेमोरी में रहती है, थोड़े समय के लिए डाटा को रखती है। जैसे ही कोई मूवी आपको डाउनलोड करने से पहले देखने देते हैं ना, उसके बारे में वो सारा का सारा काम किस में होता है, बफर मेमोरी के अंदर से यूज होता है। आगे बात करते हैं रोम के बारे में। ये क्या होता है, ये देखो इसका जो यूज होगा ना वो सिस्टम को ऑन करने के लिए यूज होता है रोम का। मदरबोर्ड में बायोस की पड़ोसन ये होती है रोम, याद रखना। इसकी प्रकृति बात करें तो नॉन वोलेटाइल प्रकार से हो जाती है और ये रोम का जो यूज होता है वो बूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब मेन रूप से बात करें तो बूटिंग क्या होती है, तो बूटिंग उसको कहते हैं जब कंप्यूटर ऑन होता है तब ये सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को रैम में लोड करता है। आगे बात करते हैं, देखो रोम के प्रकारों के बारे में। तो रोम के प्रकार आ जाते हैं, एक का नाम आता है पी रोम, एक आता है EP रोम, एक का नाम आता है EEP रोम आ जाता है। सबसे पहले बात करें पी रोम के बारे में, इसमें डेटा नहीं बदल सकते, एक बार वो हो गया वो फिक्स हो जाता है काम। दूसरा बात करते हैं EP रोम के बारे में, इसमें डेटा को चेंज कर सकते हैं, किससे, अल्ट्रा वोल्टेज से। एक को नाम आता है EEP रोम का, इसमें इलेक्ट्रिकल का यूज़ करके या फिर इलेक्ट्रिक का यूज़ करके डेटा को बदलना संभव होता है, जिसमें फ्लैश मेमोरी का यूज होता है। आगे बात करते हैं पोस्ट के बारे में। पोस्ट क्या होता है, देखो यह रूटीन चेकअप पर होता है। यह देखता है कि हार्डवेयर पावर काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बारे में देखने को मिल जाता है। जो ड्राइवर होते हैं, जो ऐप होते हैं वो लोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारे के सारे पोस्ट में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बूटिंग के बारे में। तो विंडो लोड होने पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है उसे बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। अब मेन रूप से बात करें तो बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। अब देखो जो कोल्ड बूटिंग होती है ना वो सिस्टम को ऑन ऑफ होगा तब होती है, और वार्म बूटिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट किया जाता है तब होती है, याद रखना। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क में अंदर से क्या होता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करेगी। नॉन वोलेटाइल इसकी प्रकृति होती है। SSD इसका अन्य नाम आ जाता है। इसकी जो स्पीड है उसके बारे में बात करें तो वो उसको माना जाता है रोटेशन पर मिनट के नाम से काउंट किया जाता है। पहली जो हार्ड डिस्क बनाई थी वो 1956 में बनी थी IBM कंपनी के द्वारा।
लेकर आए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइज। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी जाए तो याद रखना हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर यहाँ पर दे रखा है। इसमें से स्पिंडल होता है, स्पिंडल का काम क्या होता है, रोटेशन का काम होता है। ठीक है, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आ जाता है। सबसे बाहर की लेयर के बारे में बात करें, बाहर की लेयर के बाद में साथ में ही दो सरफेस होती हैं इसमें, अपर और लोअर के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं एआरएम। एआरएम के अंदर से क्या होता है, इसको रीड राइट एआरएम के नाम से जाना जाता है। यहाँ डेटा को रीड राइट करने का काम होता है और यहाँ पर क्या होते हैं, ये ट्रैक से जुड़े रहते हैं। अब ट्रैक क्या होते हैं, ट्रैक उनको बोला जाता है, प्लेटर के अंदर की जो लेयर होती है उनको ट्रैक कहा जाता है। ठीक है, और ट्रैक के अंदर सेक्टर होते हैं और सेक्टर में डेटा को रखा जाता है, और एक सेक्टर होता है उसमें से 512 बाइट डेटा रखना जाता है। एक और नाम आ जाता है इसके अंदर से फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है, सेक्टर और ट्रैक को विभाजन करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। एक सीक टाइम बात करें तो सीक टाइम उसको कहते हैं, रीड राइट होने के बाद मुख्य ट्रैक तक पहुंचने में जो लगा समय होता है उसको सीक टाइम कहा जाता है। आगे बात करते हैं गाइज, नाम आता है रोटेशन टाइम का। रोटेशन टाइम उसको कहा जाता है कि डिस्क को 360 घुमाने में लगा समय होता है, उसको रोटेशन टाइम कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो फ्लैश मेमोरी के बारे में। फ्लैश मेमोरी के अंदर से क्या है कि 1980 में आई थी, ये याद रखना, और ये वहाँ से लेकर आए थे, और जो कंपनी थी वो तोशिबा कंपनी थी। ठीक है, एक इसके अंदर से क्या होता है, जो फ्लैश मेमोरी यह एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर से क्या होता है, देखो यह जो ऑप्टिकल डिस्क होती है पॉलीकार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, इस पर A1 पर चढ़ी रहती है। ठीक है, इसके अंदर से बात करें तो डेटा को रीड और राइट करने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ लेज़र बीम डाली जाती है वहाँ पर पिट्स बन जाते हैं, याद रखना, और दो पिट्स के मध्य का जो स्थान होता है उसको लैंड कहा जाता है, और वहाँ पर डेटा को होल्ड किया जाता है। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर से बात करें तो CD, DVD, BRD, HRD, ये सारे के सारे ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण आपको सामने देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में, IBM के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक और नाम आ जाता है डिजिटाइजिंग टेबलेट आता है, जो उसमें लिखे हुए टेक्स्ट इनपुट में काम में ले जाते हैं, जैसे पेन टैब हो गया, ट्रैक बॉल हो जाती है, ये सारे के सारे जॉयस्टिक हो जाती है, गेम खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक ये ट्रैक बॉल वाला जाता है, और सारे के सारे आप जानते हो किस प्रकार से इनपुट होता है, किस प्रकार से आउटपुट होता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे और डेली यूज़ में करते हो। आगे बात करते हैं मेन रूप से अपन नेटवर्किंग के बारे में। इससे एक सवाल आया है अपने एग्जाम के अंदर से। सबसे पहले बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है कि डेटा का आदान प्रदान करना या ट्रांसमिशन के माध्यम से डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डीसी प्रणाली बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन प्रणाली की प्रभावशीलता 4 कारकों पर निर्भर करती है, जैसे एक्यूरेसी, टाइमलाइन आ जाता है, डिलीवरी आ जाता है, जिटर आ जाता है। ये आपसे ज़्यादा पूछेगा नहीं। और डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट का यूज होता है, एक सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन, मैसेज और प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के अंदर से बात करें तो की एलिमेंट हो गया, सिंटेक्स हो गया, सिमेट्री हो गया, टाइमिंग हो गया, सारे के सारे प्रोटोकॉल के अंदर से यूज किए जाते हैं। आगे बात करें तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल उसको कहते हैं कि सेट ऑफ रूल को प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेटिकेट क्या है, ये थोड़ा सा कभी कभार पूछ लेता है, तो इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले दिशा निर्देशों के समूह को नेटिकेट कहा जाता है। अब प्रोटोकॉल में 3 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो सिंटेक्स जिसमें डाटा की बनावट होती है। ठीक है, एक और नाम आता है सिमेट्री आ जाता है, और दूसरा आ जाता है टाइमिंग आ जाता है। सारे के सारे प्रोटोकॉल के अंदर से यूज़ किए जाते हैं। आगे बात करते हैं गाइस, जितना भी जो ट्रांसमिशन मोड का जो यूज होता है वो सारा का सारा काम पहली लेयर पर होता है। जब आप OSI मॉडल पढ़ोगे उसके बारे में इतना अपने को ज़्यादा डीप पढ़ना नहीं है, पर ये याद रखना जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो सारा का सारा काम फिजिकल लेयर पर काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। वैसे देखा जाए ना तो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक आ जाता है सिंप्लेक्स मोड, इसको बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल, या फिर बोल सकते हो वन वे। दूसरा बात करें तो हाफ डुप्लेक्स होता है। तीसरा बात करें तो फुल डुप्लेक्स होता है। ये 3 टाइप के ट्रांसमिशन मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लेक्स के बारे में। सिंप्लेक्स क्या होता है, डेटा आ सकता है या फिर जा सकता है, एक ही काम होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, टीवी ऑन किया, रेडियो ऑन किया, कीबोर्ड यूज़ किया, ये सारे के सारे क्या काम हैं, डेटा या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं। ये सारे के सारे सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड का। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर से डेटा
आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन दोनों का समय है वो थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। जैसे आपने वॉकी टॉकी देखा होगा, उसके अंदर से क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। वॉकी टॉकी के अंदर से क्या होता है, जैसे कभी कभार आपने मूवी में देखा होगा कि हेलो हेलो चार्ली, तो वो पहले वाला बंदा जब तक अपनी कमांड को पूरा नहीं करता तब तक वो आगे वाला बंदा बोलेगा नहीं। पहले वाला उसने सुना, उसने ओवर बोलने के बाद में वो जो सुन रहा है वो बंदा बोलेगा। तो उसके अंदर से इसका यूज होता है हाफ डुप्लेक्स मोड का। तीसरा बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड का। तो फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर से क्या होता है, ये टू वे बाई डायरेक्शनल होता है, याद रखना। एट ए सेम टाइम इसमें यूज होता है। जैसे टेलीफोन हो गया, आप कभी कभार क्या होते हो, आप अपने गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हो, वो भी चपर चपर करती रहती है और आप भी चपर चपर करते रहते हो, तो सीधी सी बात है वो फुल डुप्लेक्स मोड का यूज़ यहाँ पर होता है। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन यूजिंग टीसीपी। वैसे देखा जाए तो थ्री वे हैंडशेक का यूज होता है, ठीक है, ये आपको ज़्यादा पढ़ने नहीं है। अब बात करते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन या फिर लाइन कोडिंग के बारे में। इसमें से क्या होता है, टू टाइप ऑफ लाइन कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक तो P2P होता है, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट होता है, वहाँ पर मेश टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी के अंदर से यूज होता है। मल्टी पॉइंट है, इसमें ओनली बस टोपोलॉजी का यूज होता है। मल्टी बस टोपोलॉजी है, उसमें ओनली मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी का यूज होता है। आगे बात करते हैं, देखो आगे नाम आता है टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी की बनावट किस प्रकार से होती है, वैसे देखा जाए तो फिजिकल लेयर पर काम करता है और लॉजिकल नेटवर्क पर इसको काम में लिया जाता है। नेटवर्क लेयर के बारे में बात करें तो आईपी एड्रेसिंग आ जाता है, राउटिंग आ जाती है। अब टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो मतलब के बारे में बात करें तो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी होती है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गाइस, 5 प्रकार की होती है। एक तो आता है बस टोपोलॉजी, जिसमें से मल्टी पॉइंट का यूज़ होता है। एक मेश, स्टार, रिंग, ट्री, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, कभी कभार पूछ लेता है। अब आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ टोपोलॉजी वाला वगैरह वगैरह, क्योंकि आपके आरएस प्री में एक सवाल आया था वाईफाई और उससे ब्लूटूथ से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस पे वाई को उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ये आपको पढ़ने नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि मेश टोपोलॉजी के अंदर से बाई डायरेक्शनल होती है, इसमें P2P कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है। अगर बात करें फॉर्मूला के अंदर से, मेश टोपोलॉजी के अंदर से आपको डिवाइस निकालने हैं, n-1 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर पोर्ट के बारे में बात करें तो n-1 का यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा हाइयर लेवल हो जाता है, आपके आर एस प्री में इतना नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज, अब बात करते हैं अपन स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी के अंदर से क्या होता है, इसमें एक हब बनाया जाता है। इसके अंदर से बात करें तो अन्य नाम किया जाता है, देखो डंप डिवाइस का भी हो सकते हो, लेवर डिवाइस, या फिर मल्टी पॉइंट रिपीटर के नाम से जाना जाता है। देखो स्टार टोपोलॉजी के अंदर से क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, एक कंप्यूटर है, इसको यहाँ पर आपने क्या बना दिया, हब बना दिया, फिर यहाँ से आपने कनेक्शन दे दिए, इसको अगर अब अगर यहाँ पर एक जोड़ दिया, यहाँ पर एक जोड़ दिया, यहाँ पर ये जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, तो इसमें से क्या होता है, ये स्टार टोपोलॉजी का यूज होता है। इसके अंदर से जो डेटा फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो P2P हो जाता है, ठीक है। अगर सेंट्रल डिवाइस में सब कुछ होता है, अगर सेंट्रल डिवाइस यहाँ से बिगड़े तो सारा का सारा जो नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो इसके अंदर से जो जोड़ने वाली जो चीज़ें होती है, इसमें कोएक्सियल केबल का यूज होता है। कोएक्सियल केबल है, इसको 1858 में ऑलिवर के द्वारा खोजा जाता है। आगे बात करते हैं, जैसे केबल टीवी है, इस केबल टीवी के अंदर से कोएक्सियल केबल कौन सी यूज होती है, RJ59 यूज होती है। थिन इथरनेट है, उसके अंदर से कौन सी है, RJ59 होती है, ठीक है। अगर 10/2 है उसके लिए ये होगी, और 10/5 है उसके लिए ये यूज होती है। आगे बात करते हैं, देखो ये आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि इथरनेट IEEE स्टैंडर्ड है, इतना ज़्यादा हाई नहीं आएगा। एक वाईफाई है, इसका IEEE स्टैंडर्ड आपसे पूछे तो याद रखना 802.11 होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ट्रांसमिशन मीडिया है, एक तरफ से आपको गाइडेड मिलेगा, एक तरफ से अनगाइडेड मिलेगा। गाइडेड के अंदर से क्या होता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है, सारे के सारे गाइडेड मीडिया के अंदर से शामिल किए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं अनगाइडेड। अनगाइडेड के अंदर से क्या होता है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ये सारे के सारे अनगाइडेड के अंदर से शामिल किए जाते हैं। अब बात करें ट्विस्टेड पेयर विपक्ष, दूसरा जाता है कोएक्सियल केबल के बारे में। कोएक्सियल केबल में होता है, इसमें से टीसीपी की तुलना में, टीसीपी के अंदर से ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में के अंदर से क्या होता है गाइज, ऑटिनेशन की समस्या ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं बस टोपोलॉजी के अंदर से। बस टोपोलॉजी के अंदर से बात करें तो इसका IEEE स्टैंडर्ड आपसे पूछे तो याद रखना
इसमें आपको मैक्सिमम नोड की संख्या 30 हो सकती है। ये ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते आप इनके बारे में। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के अंदर से, या टोकन पासिंग मैकेनिज्म पर काम करती है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अंदर से यूनिडायरेक्शनल होता है। IEEE स्टैंडर्ड पूछे तो याद रखना 802.5 इसका यूज होता है। इसमें से कोलिजन फ्री होता है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो P2P पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन का उसमें यूज होता है। एक नोड काम करना बंद कर जाता है, इसका जो सारा का सारा नेटवर्क बंद हो जाता है, और हर नोड के बाद में क्या होता है, एक रिपीटर जुड़ा रहता है, याद रखना। आगे बात करते हैं अपन ट्री टोपोलॉजी के अंदर से। ट्री टोपोलॉजी है, इसमें से हेरार्कियल और ट्री टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी का एक अल्टरनेट आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी वो होती है कि दो टोपोलॉजियों को मिलाकर एक नई टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता है, जिसकी जो बनावट होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और जटिल देखने को मिल जाती है, उसको अपन हाइब्रिड टोपोलॉजी कह सकते हो। अब बात करते हैं इथरनेट फर्मवेयर स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अंदर से क्या होता है कि इसे 802.3 भी कहा जाता है। डेटा लिंक पर काम करेगा। डेटा लिंक लेयर के दो भाग में होती है, जैसे एक तो होता है LLC होता है, जिसको लॉजिकल लिंक कंट्रोल कहा जाता है। एक होता है MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो DDL हेडर और ट्रायल में जोड़ती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का हो जाता है। यहाँ पर इथरनेट वाला IP एड्रेस भी आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, याद रख लेना वैसे तो कहाँ पर इसका यूज होता है। जो फिजिकल एड्रेस के ऊपर से मैक एड्रेस का यूज होता है, इसमें 48 बिट का यूज होता है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर पर इसको यूज़ किया जाता है। एक IP एड्रेस और याद रख लेना, IP एड्रेस इसके अंदर से IPv4 32 बिट होता है, जिसको 4 बाइट, और दूसरा आ जाता है एक IPv6 होता है, जिसको 128 बिट पर होता है। ये सारे के सारे दोनों के दोनों नेटवर्क लेयर पर यूज़ किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, देखो एड्रेसिंग का भी आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इथरनेट भी नहीं पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में, जिसमें से पेन, लैन, कैन, मैन, वैन, सैन, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं पेन के बारे में। पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। इसका IEEE स्टैंडर्ड आपसे पूछे जाए तो 802.15 होता है। पेन का उदाहरण सीधा सा बताते हैं तो बात करें तो ब्लूटूथ आ जाता है। ब्लूटूथ के बारे में बात करते हैं, देखो इसका जो IEEE स्टैंडर्ड होता है 802.15.1 होता है, जो नवीनतम है, लेटेस्ट है, ठीक है। या फिर यहीं देखने को मिलेगा 802.15 भी देखने को मिल जाता है। और जो ब्लूटूथ को बनाया था ये 1989 के अंदर से बनाया जाता था, जाप हर्टसेन के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें रेडियो वेव का काम में होता है। जो ब्लूटूथ होता है ये ओमी डायरेक्शनल होती है। इसके अंदर से जितने भी जो रेडियो वेव होती हैं ये ओमी डायरेक्शनल होती हैं। इसकी जो रेंज बात करें तो 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1 किलोहर्ट्ज़ तक इसकी मानी जाती है। ये इनकी आवृत्ति है, याद रखना। इसकी जो रेंज है ये आ जाती है 10 मीटर या फिर 30 फीट तक इसकी रेंज मानी जाती है, ठीक है। ब्लूटूथ के बारे में बात करें तो एडहोक नेटवर्क होता है, याद रखना। प्रथम ब्लूटूथ मोबाइल नेटवर्क के बारे में बात करें तो कौन सा था, इरेक्सन T36 था गाइज। इसकी जो फ्रिक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा भी गया है। और वाईफाई की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक मानी जाती है। आगे बात करें तो ब्लूटूथ होता है, वो नेटवर्क को पिकोनेट कहा जाता है। ब्लूटूथ का जो नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं, पिकोनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने क्या किया, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, 4-5 डिवाइसों को ऐड किया, तो उस नेटवर्क को पिकोनेट कहा जाता है। ब्लूटूथ नेटवर्क में 8 डिवाइसें ले जोड़ सकते हो, एक तो खुद होती है और 7 अन्य और जोड़ सकते हो। मतलब कि आपने अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर रखा है तो उससे आपकी 7 डिवाइस हैं वो ऐड हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला जहाँ पर ये लिखा गया है। स्केलनेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर देखना चाहो तो स्केलनेट किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पिकोनेट को कहा जाता है। और पिकोनेट मैंने बता दिया कि पिकोनेट किसको कहते हैं। ब्लूटूथ का जो नेटवर्क होता है उसको पिकोनेट कहा जाता है, जो पिकोनेट का जो कलेक्शन होता है उसको स्केलनेट कहा जाता है। और मैक्सिमम पिकोनेट होते हैं, उसमें 10 पिकोनेट ऐड कर सकते हो। आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में, जिसको यहाँ पर अपने को देखना नहीं है, थोड़ा सा ये देख सकते हो अनगाइडेड मीडिया के बारे में। अनगाइडेड मीडिया है, इसमें से आपको रेडियो वेव देखने को मिलेगी। इसकी जो स्थिति होती है वे ओमनी डायरेक्शनल हो जाती है। इसकी रेंज 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1 किलोहर्ट्ज़ तक मानी जाती है। माइक्रोवेव के बारे में बात करें तो ये भी यूनिडायरेक्शनल होती हैं।
रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, जबकि माइक्रोवेव होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी होती है। इंफ्रारेड वेव के बारे में बात करें तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है। अब बात करते हैं नेटवर्कों के बारे में। सबसे पहले बात करें लेन के बारे में। लेन है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको कहा जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो 2 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। अगर बात करें तो कॉमन लेन जो टोपोलॉजी है वो बस हो गई, स्टार हो गई, रिंग हो गई। इसमें से इथरनेट, वाईफाई के साथ में ये सारे के सारे यूज होते हैं। आगे बात करते हैं वैन के बारे में। इसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, जैसे इंटरनेट हो गया। इसमें से कम्युनिकेशन एक्सेस कंट्रोल का यूज होता है, जैसे फाइबर हो गया, ऑप्टिकल केबल हो गया, स्केल नेट हो गया, सारे इनका यूज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो ये केन आ गया, कैंपस एरिया नेटवर्क आ जाता है, ये मेन आ जाता है, मेट्रोपोलिटन वाला आ जाता है। इनकी जो रेंज है वो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, ज़्यादा कोई खास इसके बारे में आपसे ज़्यादा पूछेगा नहीं। ऊपर जो नेटवर्किंग वाला चीज़ है वो मैं बता चुका हूँ आपसे। OSI मॉडल है, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। तो गाइज इसी के साथ अपना ये वाला वीडियो अपने ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।